बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। टेंजेंट मैप्स मैप कर रहे हैं टेंजेंट्स को टेंजेंट्स पे, और उसके बाद हमने देखा था कि जो टेंजेंट मैप है वो इनफैक्ट एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था कि इसकी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमने मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया और उसको हमने कहा था दिस इज द जैकोबियन मैट्रिक्स। और उस जैकोबियन मैट्रिक्स के बाद हमने ये देखा था कि ये जो टेंजेंट मैप्स हैं ये अप्रॉक्सीमेशंस हैं मैपिंग्स की, और इन अप्रॉक्सीमेशन से हम मैपिंग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था कि व्हेन ए मैपिंग इज अ डिफ्यूमॉर्फिज्म इन एन ओपन नेबरहुड, कोई सा भी एक पॉइंट गिवन है उसके ओपन नेबरहुड में कब एक जो मैपिंग है वो डिफ्यूमॉर्फिज्म है। और डिफ्यूमॉर्फिज्म मैंने कहा था कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म है, एक किस्म की ग्रुप्स की इक्वालिटी है। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हमारे पास डिफ्यूमॉर्फिज्म्स है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन ए मैपिंग इज अ डिफ्यूमॉर्फिज्म। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कंडीशन थी कुछ टेंजेंट मैप्स पे, उन कंडीशन के अंडर आपकी जो मैपिंग है वो लोकली, जब मैं वर्ड लोकली यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है इन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, तो वहाँ पे ये मैपिंग डिफ्यूमॉर्फिज्म है। तो ये बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उम्मीद है आप जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक है बैरेट ओनील की, उससे आप एक्सरसाइजेज सॉल्व कर रहे हैं और इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, तो आप उनके क्वेश्चंस भी ट्राई करें। ये आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन ए मच बेटर वे, क्योंकि ये तमाम टूल्स हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के और लीनियर अलजेब्रा के, जो कि हम एक किस्म के रिव्यू कर रहे हैं और उसके बाद हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे विद इन फ्यू लेक्चर्स to understand about the geometry of the curves and surfaces, जो कि हमारा मेन एम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। आज के लेक्चर में हमने लीनियर अलजेब्रा से एक टूल लिया है विच इज द डॉट प्रोडक्ट, और इससे रिलेटेड हम फ्रेम्स को स्टडी करेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, और कैसे हम डॉट प्रोडक्ट, अभी तक जो लीनियर अलजेब्रा में हमने डॉट प्रोडक्ट की है वो हमने इन जनरल वेक्टर्स के लिए की है, जो कि कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरू के लेक्चर्स में डिफाइन कर लिया था कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स प्रिसाइजली डिफाइंड हैं जिनका इनिशियल पॉइंट भी इन्वॉल्व है इन द डेफिनेशन। सो इसका मतलब है हमें ये देखना पड़ेगा कि उस डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे किसी भी टेंजेंट स्पेस ऑफ ए पॉइंट पे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको लेके आ सकते हैं उसी डेफिनेशन को, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगी, उसी डेफिनेशन को कैसे हम लेके आ सकते हैं ऑन द टेंजेंट स्पेस। और टेंजेंट स्पेस हमें पता है इज ए वेक्टर स्पेस। टेंजेंट स्पेस 2R3 एट ए पॉइंट इज ए वेक्टर स्पेस। उस वेक्टर स्पेस में कैसे डिफाइन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, ये हम देखेंगे। और उसके बाद जैसे हमारे पास अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन में हमारे पास आई जे के यूनिट वेक्टर्स, अगर आपको याद हो आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। लेट्स से मेरे पास कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको आई का नाम दिया जाता है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसको जे का, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसको के का नाम दिया जाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख सकते हैं। आई के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 0, जे के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 0 और के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 1। तो जैसा कि हमने ओरिजिन पे इसका सेंटर जो था इस फ्रेम का, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का जो फ्रेम है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लेके जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे टू एनी टेंजेंट स्पेस एट ए पॉइंट। तो हम देखेंगे कि हम 3 वेक्टर्स E1 E2 E3 डिफाइन करेंगे, और ये देखेंगे कि इनको प्रॉपरली कैसे डिफाइन किया जाए, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इनको सिमिलर बनाती हैं टू द आई जे के, और इन तमाम प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं ये डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जैसा कि हमने देखा कि हम टूल्स कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा से टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस। तो व्हाई डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट बेसिकली आपको यूक्लिडियन ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प देता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी ज्योमेट्री इन यूक्लिडियन स्पेसेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। ये हम
इन द कमिंग लेक्चर्स देखेंगे जब हम डॉट प्रोडक्ट को एक्सटेंसिवली यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ द कर्व्स एंड सर्फेसेस। डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स से मेरे पास कोई सा वेक्टर है p गिवन बाय p1 p2 p3 और एक और वेक्टर है q1 q2 q3। इसको मैं पॉइंट्स भी ले सकता हूं। जब मैं वेक्टर का वर्ड यूज कर रहा हूं तो बेसिकली मैं पोजीशन वेक्टर रिलेटेड टू दिस पॉइंट की बात कर रहा हूं, लेकिन इन फैक्ट इट्स ए पॉइंट एज वेल। सो जब मैं p एक पॉइंट लूंगा तो मैं इससे रिलेटेड एक पोजीशन वेक्टर मेरे माइंड में है। सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर रिलेटेड टू p? OP is basically the vector p1 I unit vector plus p2 j unit vector plus p3 k unit vector. Similarly, जो मेरे पास q point है, it's a point on R3. तो R3 का ये कोई सा भी point है, लेकिन there is a vector related to this point and the vector is position vector. This is q. Plus q3j. So this is the vector associated to this point q. So we can say that these p or q are vectors as well. So in fact they are points, but we are considering the vectors associated to the points which are the position vectors of these points. So in 3D, if we have a point p1 p2 p3, what is the vector associated to this point? The vector with initial point origin and final point p. तो ये वेक्टर हमारे माइंड में। Similarly, if we have another vector q, if we have another point q, q1 q2 q3, then the vector with initial point origin and final point q is basically the position vector associated to the point q. So अभी तक हमने ये नतीजा निकाला है कि अगर एक पॉइंट गिवन है R3 का, तो इसको हम एज ए वेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग द पोजीशन वेक्टर एसोसिएटेड टू दिस पॉइंट. सो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स नाउ? सो द डॉट प्रोडक्ट of these two vectors denoted by p dot q is basically p1 q1 plus p2 q2 plus p3 q3. So for example, अगर मैं 1 1 2 एक मैंने पॉइंट ले लिया और once again it's a vector, basically the vector associated to this point. Similarly, अगर एक मैं पॉइंट q ले लूँ 0 1 3, then what is the dot product? So the dot product of p and q is given. So इस फार्मूले को गौर से देखें. फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम. So 1 multiplied by 0. So this is equal to 1 multiplied by 0 plus p2 multiplied by q2. So the second coordinate of p multiplied by the second coordinate of q. So 1 multiplied by 1 plus p3 multiplied by q3. So 2 multiplied with the second coordinate of q. So this becomes 0 plus 1 plus 6. So the answer is 7. P1 Q1 is a number क्योंकि P1 Q1 एक दोनों नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट लिया एक नंबर आया. P2 Q2 दोनों नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट लिया एक नंबर आया. P3 Q3 दोनों नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट लेंगे एक नंबर आएगा. तीन नंबर्स हैं हमारे पास, P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3. ये तीनों नंबर्स हैं हमारे पास और डेफिनेटली जब आप तीन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा. सो P डॉट Q is a real number. So the dot product of P and Q is always a real number. So we can say that effect dot product
इज ए नंबर। हमारे पास हमेशा एक नंबर आएगा, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में भी देखा, p डॉट q इज ए नंबर विच इज ए रियल नंबर। डॉट प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर p और q मेरे पास दो कोई से पॉइंट्स हैं R3 के, और a b कोई से रियल नंबर्स हैं, और r मेरे पास एक और पॉइंट है Q3 का, then I can say that r dot ap plus bq is equal to a into r dot p plus b into r dot q. Similarly, ap plus bq dot r is equal to a into p dot r plus b into q dot r. और ये आप इजीली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं, पहली इक्वेशन को, कि वाई दिस होल्ड्स। सो लेट्स से p इज इक्वल टू p1 p2 p3। एक मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया R3 का। सिमिलरली q मैंने ले लिया एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, इसमें कोई मैंने कंडीशन इंपोज नहीं की, सो इट इज़ जस्ट ए जनरल पॉइंट ऑफ R3। सिमिलरली r मैंने ले लिया एक जनरल पॉइंट, सो मैंने 3 जनरल पॉइंट्स ले लिए R3 के, और इनमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई इनमें मैं एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज नहीं कर रहा, सो दीज आर एज गुड एज एनी पॉइंट ऑफ R3। सो व्हाट इज AP प्लस BQ? सो AP प्लस BQ इज, AP इज ए पॉइंट ऑफ R3, BQ इज ए पॉइंट ऑफ R3। कैसे कैलकुलेट करेंगे? A को मल्टीप्लाई करेंगे P1 P2 P3 के साथ, प्लस B को मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q2 Q3 के साथ। सो दिस इज इक्वल टू AP1 प्लस BQ1 AP2 प्लस BQ2 AP3 प्लस BQ3। क्या कर रहे हैं जी, यहाँ हम A को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इनसाइड विद ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट ऑफ P। सो AP1 AP2 AP3। सिमिलरली B को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इनसाइड, सो ये क्या बन जाएगा, BQ1 BQ2 BQ3। सो जब मैं ऐड करूंगा इन दो वेक्टर्स को, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐड करूंगा, सेकंड कोऑर्डिनेट को मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में ऐड करूंगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट को मैं थर्ड कोऑर्डिनेट में ऐड करूंगा। सो दिस इज AP प्लस BQ। सो इट इज ए पॉइंट ऑफ R3। सो जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा विद R, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 R2 R3 डॉट प्रोडक्ट AP1 प्लस BQ1 AP2 प्लस BQ2 AP3 प्लस BQ3। मैंने AP प्लस BQ को लिख दिया, उसके बाद R लिख दिया, इनका दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, R1 मल्टीप्लाइड बाय AP1 प्लस BQ1। जस्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। सो दिस इज इक्वल टू R2 इंटू AP2 प्लस BQ2 प्लस R3 इंटू AP3 प्लस BQ3। जस्ट मैंने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें, और इन तमाम को ऐड कर लें। सो दिस इज जस्ट इक्वल टू R1 इंटू AP1 प्लस R2 AP2। मैंने यहाँ की फर्स्ट टर्म ले लिया, ये मैंने फर्स्ट टर्म लिया, और ये मैंने सेकंड टर्म यहाँ से लिया, और मैं थर्ड टर्म यहाँ से लिखूंगा, और मेरे पास आ जाएगा प्लस R इंटू AP3। सिमिलरली आई कैन राइट डाउन द सेकेंड पार्ट्स। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस टर्म को लिखना, इस टर्म को लिखना, और इस टर्म को लिखना है। सो दिस विल बिकम R1 BQ1 प्लस R2 BQ2
प्लस R3 B Q3। ठीक है। सो अब आप देखें कि ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, मैं ए कॉमन ले सकता हूँ एंड इट विल बिकम R1 P1 प्लस R2 P2 प्लस R3 P3। सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन में से मैं B कॉमन ले सकता हूँ एंड दिस बिकम्स R1 Q1 प्लस R2 Q2 प्लस R3 Q3। ये बेसिकली बाय डेफिनेशन दिस इज A R डॉट P है। सिमिलरली ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास, ये आपके पास B R डॉट Q है, विच इज द सेम एज द राइट हैंड साइड। सो आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लिया और आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। सो द फर्स्ट इक्वेशन और द फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड्स। सिमिलरली हम सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। इसको मैं एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं। सो इसको भी आप प्रूव कर लें। इस प्रॉपर्टी को अगर गौर से देखें तो व्हाट डज इट मीन? आपने डॉट प्रोडक्ट लिया एक वेक्टर का या एक पॉइंट ऑफ R3 का विद ए पी प्लस बी क्यू, और हमारे पास इस ए को आप बाहर निकाल सकते हैं और R डॉट पी करेंगे आप, इस बी को आप बाहर निकालेंगे और R डॉट क्यू करेंगे। सो इसको हम कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, और जो स्केलर्स हैं उनको आप बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसको मैंने एज एन एक्सरसाइज छोड़ दिया। सो वी कैन लिस्ट दीज टू प्रॉपर्टीज एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन। सो सिमेट्री, व्हाट डज सिमेट्री मीन? सिमिलरली अगर मेरे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं P1 P2 P3 और Q1 Q2 Q3, कोई से दो पॉइंट्स हैं, हाउ टू कैलकुलेट P डॉट Q? We know that this is equal to P1 Q1 plus P2 Q2 plus P3 Q3। ये हमने डॉट प्रोडक्ट की बाय डेफिनेशन एप्लीकेशन की है और दिस इज व्हाट वी गेट। सिमिलरली इफ आई कैलकुलेट Q डॉट P, so what is the answer? Q1 P1 plus Q2 P2 plus Q3 P3, but Q1 P1 is the same as P1 Q1, so I can write down Q dot P as P1 Q1 plus P2 Q2 plus P3 Q3। ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है P1 Q1 is the same as Q1 P1, क्योंकि मैं P1 और Q1 रियल नंबर्स हैं और हमें पता है रियल नंबर्स कम्यूटेटिव हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 into 3 is the same as 3 into 2. So similarly every real number satisfy this commutative property. So P1 Q1 is equal to Q1 P1, क्योंकि ये real numbers हैं। Similarly Q2 P2 is equal to P2 Q2, up to so on Q3 P3 is equal to P3 Q3, which is the same। अगर आप इसके साथ कंपेयर करें, इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें, so we get P dot Q। So Q dot P is equal to P dot Q। So this is the symmetry जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की। मैं Q डॉट P लूँ या P डॉट Q लूँ, द डॉट प्रोडक्ट इज सिमेट्रिक और मेरे पास आंसर सेम आएगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सो देयर इज अनदर नेम फॉर दिस, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। So this is the second property of the dot product। डॉट प्रोडक्ट में P डॉट Q ले या Q डॉट P ले, हमारे पास आंसर सेम आएगा। आप देख भी सकते हैं इन पर्टिकुलर, दिस इज नॉट द प्रूफ। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये बेसिकली इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है दैट P डॉट Q इज इक्वल टू Q डॉट P। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी।
हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, एक इलस्ट्रेशन के तौर पे। लेट्स से P मेरे पास 1 1 0 है और Q मेरे पास 1 -1 0 है। सो व्हाट इज P डॉट Q? फर्स्ट कोऑर्डिनेट इनटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, आंसर इज 1. फर्स्ट second coordinate multiplied by second coordinate, answer is -1. P dot Q is 0. Similarly, what is Q dot P? Q dot P is first coordinate of Q with the first coordinate of P, 1. Second coordinate of Q with the second coordinate of P, answer is -1, answer is 0. So this implies P dot Q is equal to Q dot P. इसी तरीके से कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें, अपनी मर्जी से कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट P कह दें, दूसरे पॉइंट को Q कह दें। अगर आप P डॉट Q कैलकुलेट करें द आंसर विल बी द सेम एज Q डॉट P. सो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पॉजिटिव डेफिनेटनेस. व्हाट इज पॉजिटिव डेफिनेटनेस? अगर मेरे पास कोई सा भी पॉइंट है R3 का, लेट्स से P1 P2 P3, अगर मैं P का P के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं, सो व्हाट इज दिस? P1 डॉट P1, क्योंकि मैं लेट्स से मैं P को दूसरी दफा लिख दूं P1 P2 P3, सो इस P का सेम P के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सो P1 डॉट P1. सेकेंड कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कोऑर्डिनेट, so this become P2 dot P2. Third coordinate multiplied by the third coordinate, which is P3 dot Q3. So this becomes P1 square plus P2 square plus P3 square. So P dot P is equal to P1 square P2 square plus P3 square. और P1 P2 P3 क्या है? रियल नंबर्स हैं. अगर मैं किसी रियल नंबर का स्क्वायर करूं तो मेरे पास हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा. नॉन नेगेटिव मीन्स इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट विल नॉट बी नेगेटिव. एक नॉन नेगेटिव नंबर मैंने लिया P1 स्क्वायर, एक और नॉन नेगेटिव नंबर लिया मैंने P2 स्क्वायर, एक और नॉन नेगेटिव नंबर लिया मैंने P3 स्क्वायर. तीनों नॉन नेगेटिव नंबर्स को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा. सो इट इज आइदर इक्वल टू 0 or it is greater than 0, but it is not less than 0. So this is the property of positive definiteness. Also, if P dot P is 0, P dot P is 0, so this implies P1 square plus P2 square plus P3 square is 0. So ऐसे कौन से 3 रियल नंबर हैं जिनमें से एक का स्क्वायर करके उसको दूसरे के स्क्वायर में ऐड करूं और उन दोनों को तीसरे के स्क्वायर में ऐड करूं तो मेरे पास आंसर 0 आए. सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ P1, P2 and P3 are 0. So this is only possible when P1 equal to 0, P2 equal to 0, P3 equal to 0. इसके अलावा आप कोई सा भी और नंबर ले लें, लेट्स से P1 को 1 ले लें, P2 और P3 बेशक 0 हो आपके पास, लेकिन 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. सो कोई से भी और नंबर ले लें 0 के अलावा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो हमेशा नॉन जीरो आएगा. सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन P1, P2, P3 is 0. So P dot P is equal to 0 implies that P is equal to 0. All of the 3 coordinates are equal to 0. So the element P of R3 is 0. So this is the property called positive definiteness. So for example, हमारे पास कोई सा भी नंबर है P117. What is P dot P? So मैं इस P को दोबारा लिख देता हूँ ताकि डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में आसानी हो. First coordinate of P with the first coordinate of P. So 1 into 1. Second coordinate of P into the second coordinate of P.
So once again 1 into 1. Third coordinate of P with the third coordinate of P. So 7 into 7. So this becomes 1 plus 1 plus 49. So this becomes 51, which is greater than 0. Similarly, आप अगर नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, लेट्स से आप P को -1, -1, -3 ले लेते हैं. What is P dot P? This is just equal to -1 into -1 plus -1 into -1 plus -3 into -3. So this becomes 1, because -1 into -1 is 1, plus 1 plus 9. So this is just equal to 11, which is again greater than 0. और ये हमने देखा था, अभी हमने प्रूव किया, when P dot P is 0, this is only possible when P is equal to 0. So there should be if and only if sign, क्योंकि अगर P 0 है तो P dot P definitely 0 होगा. और जो नॉन ट्रिवियल पार्ट था वो हमने प्रूव किया, when P dot P is 0, then P is equal to 0. So this is only possible when P is equal to 0. और ये हम देख सकते हैं कि let's say हमारे पास P 0 0 0 है, then this implies P dot P is equal to 0 into 0 plus 0 into 0 plus 0 into 0. हमारे पास आंसर 0 आ जाता है. डॉट प्रोडक्ट ऑफ 0 विद इटसेल्फ इज 0. और ऑफ कोर्स ये तमाम के तमाम स्केलर नंबर्स आ रहे हैं. डॉट प्रोडक्ट हमने देखा ऑफ 2 पॉइंट्स इज ए स्केलर नंबर. सो ऑल ऑफ दीज 3 नंबर्स जो हमने अभी तक कैलकुलेट किए ये स्केलर्स हैं, और ये ग्रेटर दैन 0 हैं, और ये इक्वल टू 0 होंगे ओनली व्हेन द पॉइंट P इज 0. नॉर्म ऑफ ए पॉइंट, अगर कोई सा भी मेरे पास पॉइंट गिवन है, and the question is what is the distance of this point from the origin. ये मेरे पास पॉइंट गिवन है P1, P2, P3. Then the question is what is the distance, what is this distance, the shortest distance, shortest distance. और in other words अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस पॉइंट P को ऑरिजिन के साथ कनेक्ट कर रही है, what is the length of this line. So what is the shortest distance from the point and the origin? And the answer to the question is calculate the norm of the point. So what is the norm of the point? Norm of the point is defined by P1 square plus P2 square plus P3 square, square root. And this is the positive square root. इसमें हम नेगेटिव साइन नहीं लिख रहे हैं, सो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ this P1 square plus P2 square plus P3 square. So this is how we define norm of a point. And we can also see that this norm is basically P dot P square root. So what is P dot P? हमने अभी देखा था कि P हमारे पास अगर P1, P2, P3 है. So what is P dot P? P dot P is basically P1 square plus P2 square plus P3 square. What is this? This is just the square of this expression. So what is this expression? Norm of P square. So we can also say that P dot P is a non-negative number. Norm of P is a non-negative number. So हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले सकते हैं. So this implies norm of P is basically equal to P dot P square root. Okay. So for example मेरे पास अगर एक पॉइंट गिवन है P, let's say 1, 3, 7. So what is norm of P? What is the distance of 1, 3, 7, the point from origin? What is this distance? अगर ये distance एक line है from this point to the origin, what is the length of this line? So what is this length? और इस लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे. This norm of P is basically equal to 1 square plus 3 square plus 7 square. So this becomes 1
plus 9 plus 49. So this is just equal to 59 square root. And once again मैंने ये कहा था कि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं, सो द आंसर विल नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस. माइनस हमने ऑलरेडी नहीं लिखा इसके साथ, सो दिस इज ए पॉजिटिव नंबर. ओके, सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट नॉर्म ऑफ ए पॉइंट. नॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास? ये प्रॉपर्टीज हम खुद से प्रूव भी कर सकते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? P प्लस क्यू नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू P नॉर्म प्लस क्यू नॉर्म. इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं. ये इनइक्वालिटी है क्योंकि इसमें इक्वल निशान नहीं आ रहा, इसमें इनइक्वालिटी आ रही है. सिमिलरली नॉर्म ऑफ A इंटू P वेयर A इज बेसिकली ए रियल नंबर. कोई सा भी रियल नंबर ले और P एक पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ A. व्हाट इज मॉड ऑफ A? मॉड ऑफ A इज जस्ट बेसिकली आपके पास जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A को ले लूं -1 और P को ले लूं 1 3 7. ठीक है. सो व्हाट इज A इंटू P? A इंटू P इज बेसिकली -1 -3 -7. जस्ट मैंने A को हर कोऑर्डिनेट ऑफ P के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू -1 -3 -7. सो व्हाट इज नॉर्म ऑफ AP? So norm of AP is equal to -1 square plus -3 square plus -7 square. So this is just equal to square root 59 जो कि हमने अभी देखा था. Which is in fact equal to what is mod of A? So सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं what is mod of A. Mod of A की दो definitions आप कर सकते हैं. कोई सा भी मैं रियल नंबर लूं उसके mod को मैं दो डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकता हूं. सबसे पहली डेफिनेशन है this is just equal to A if A is greater than or equal to 0, and this is equal to minus A if A is less than 0. एक और डेफिनेशन मैं कर सकता हूँ, this is just A square square root. Once again मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, so this is going to be a नॉन नेगेटिव नंबर. so इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आप अप्लाई कर दें. so if A is equal to -1, so according to the first definition A is less than 0, definitely -1 is less than 0. So this should be equal to -A. So according to the first definition, norm of -1 is equal to, or the mod of -1 is equal to -1 is equal to 1. According to the second definition, what is norm or mod of -1? This is just equal to -1 square root, which is equal to square root of 1, which is equal to 1. So इन दोनों डेफिनेशंस के मुताबिक आपके पास जो मॉड ऑफ -1 है ये 1 आ रहा है. और ये हम देख सकते हैं कि व्हाट इज नॉर्म ऑफ P हमने अभी कैलकुलेट किया. नॉर्म ऑफ P इज इक्वल टू 59, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था. सो व्हाट इज -1 मॉड इनटू नॉर्म ऑफ P? दिस इज जस्ट इक्वल टू -1 स्क्वायर नॉर्म ऑफ P, which is just equal to 1 into norm of P, which is just equal to norm of P. So basically आपने ये प्रूव कर दिया कि mod of A into P is the same as AP norm. So मैं P को पहले A से मल्टीप्लाई करूं और उसका नॉर्म लूं, या फिर मैं P का नॉर्म लेके उसको A के मॉड से मल्टीप्लाई कर दूं, द आंसर विल बी सेम. सो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इस नॉर्म की. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंसेस. हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन R3. सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ड्यू टू ऑयलर. मेरे पास एक पॉइंट है P, P1, P2, P3. कोऑर्डिनेट फॉर्म में मेरे पास एक पॉइंट P गिवन है, एक पॉइंट Q गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? Q1, Q2, Q3. What is the distance between these 2 points? What is the shortest distance between these 2 points? So the question is, what is the shortest distance between
the points P and Q of R3. R3 में कोई से दो पॉइंट्स गिवन है, ये मेरे पास पॉइंट P गिवन है विथ कोऑर्डिनेट्स P1, P2, P3. ये एक मेरे पास और पॉइंट गिवन है Q विथ कोऑर्डिनेट्स Q1, Q2, Q3. What is the shortest distance between these two? And of course we know that the shortest distance between 2 points is basically the straight line joining the 2 points. And what is the length of that line? ये basically आप calculate कर सकते हैं using this distance formula. So what is the distance formula? Distance formula can be used to calculate distance between P and Q. And what is the distance? The distance between P and Q is P1 minus Q1 square plus P2 minus Q2 square plus P3 minus Q3 square root, और once again हम positive square root ले रहे हैं. So distance between P and Q को one of the way of writing down distance between P and Q is PQ, dPQ. So that's how we calculate the distance between any 2 points in R3. Most importantly, this is the shortest distance between the 2 points, or in other words, we are calculating the straight line joining the points P and Q. So how to calculate that, the length of that line segment? We use this distance formula. And we know that if I have a point in R3, if I have another point in R3, then P minus Q is another point of R3. So if I calculate the norm of that, जैसा कि अगर आप distance formula पे गौर करें और इसको compare करें, अभी जो norm की हमने definition की थी, what is the norm of any vector? Let's say मैं R ले लेता हूँ. What is the norm of any vector R with coordinates R1, R2, R3? So this is just equal to R1 square plus R2 square plus R3 square. So that's how I calculate the norm. So उसके बाद अगर मैं इसको compare करूँ इस distance formula से, so इसका जो first coordinate है उसका square ले रहे हैं आप, second coordinate का square ले रहे हैं, third coordinate का square ले रहे हैं और तमाम को add कर रहे हैं. और norm के formula में भी यही कर रहे हैं, first coordinate का square, second coordinate का square, third coordinate का square. और basically ये जो distance formula में coordinates हैं, ये कौन से points के हैं? Basically ये P minus Q points के हैं. So what is P minus Q? P minus Q is basically P1 minus Q1, P2 minus Q2, P3 minus Q3. Okay, so this is just norm of P minus Q. So the distance formula, or the shortest distance between 2 points, is basically the norm of the point P minus Q, or you can straight away apply this formula. So let's apply this formula to calculate the distance between these two important vectors. So for example, मैं first vector ले लेता हूँ और मैं first point ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 0. What is the distance between these 2 points? और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है what are these points. So x axis के along जो unit vector है या जो 1 unit away point है वो 1 0 0 है. Similarly y axis में जो 1 unit away point है वो है 0 1 0. And what is the distance between them? How to calculate the distance between them? So we are interested in this length now, and we can use this distance formula to calculate this length. So how to use distance formula? The distance between, let's say मैं इसको E1 कह दूँ, इसको मैं E2 कह दूँ. What is the distance between E1 and E2? So the distance between E1 and E2 is equal to 1, the first coordinate of E1, minus 0, the first coordinate of E2. So let me write the first coordinate in green. So this is equal to 1 minus 0 square. So 0 minus 1. So this is equal to plus 0 minus 1 square plus 0
0, so this is equal to 0 minus 0 square. So what is the answer? So the answer to this number is, what is 1 minus 0 square? This is just 1 square. 0 minus 1 square is minus 1 square. 0 minus 0 square is 0 square. So this is just equal to 1 plus 1 plus 0 is equal to square root of 2. And we can also confirm that this distance is square root of 2 by applying the Pythagoras theorem, because this distance is 1, this distance is 1, and if you apply the Pythagoras theorem, then you will get that this length is square root of 2. So in particular, so Pythagoras theorem you can say is a kind of particular case of this formula where you can actually calculate every distance of 2 points. Next हमारे पास है जी, we can use this distance formula to actually define open sets. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि if f star, the tangent map corresponding to a map, is 1 to 1, then locally or in an open set containing the point P, this map is diffeomorphism. So what is open set? So in open sets को हम define कर सकते हैं using distance formula. So how to define an open set using distance formula? R3 के अंदर, for example, or let's start with a very simple thing from R2. Okay. So R2 के अंदर मैंने एक point लिया P and I want to calculate open set. So what is an open set? Open set is basically union of open balls. So let's first concentrate on what is open ball. Okay. So what is open ball or open sphere? So open ball is basically set of all points of R2. So this is open ball with center P and radius R or epsilon, let's say the radius is epsilon, is set of all points whose distance from P is less than epsilon. So R2 में एक पॉइंट मैंने ले लिया, लेट्स से मैं 1 minus 1 पॉइंट ले लिया मैंने. This is 1, this is minus 1. This is y axis, this is x axis. एक मैंने पॉइंट ले लिया P, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मैं कोई सा भी पॉइंट ले सकता हूँ. उस पॉइंट पे मैंने एक ओपन बॉल डिफाइन करनी है विद P एज सेंटर ऑफ दैट पॉइंट, और एप्सिलॉन मैंने कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले लिया. लेट्स से मैं एप्सिलॉन को 1 ले लेता हूँ. सो व्हाट इज ओपन बॉल? ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस P से लेस देन, इन दिस केस अगर मैंने एप्सिलॉन 1 लिया हुआ है, जिनका डिस्टेंस P से लेस देन 1 है. सो अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूँ, दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ R2, लेट्स से दिस पॉइंट इज Q. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q एंड P? दिस इज ग्रेटर देन 1. अगर मैं इस सर्कल से, इस डिस्क से बाहर निकलूंगा तो मेरे पास जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनका डिस्टेंस P से ग्रेटर देन 1 होगा अगर वो इस डिस्क से बाहर है. कोई सा भी मैं R2 का पॉइंट ले लूं, उसका डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑफ कोर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा. सो इसका मतलब है मैंने इस डिस्क में वो तमाम के तमाम पॉइंट्स रख लिए हैं जिनका डिस्टेंस P से लेस देन 1 है. इन दिस केस क्योंकि मैंने एप्सिलॉन 1 लिया हुआ है, सो इन जनरल लेस देन एप्सिलॉन है. और व्हाट अबाउट द बाउंड्री? बाउंड्री पे क्या हो रहा है? सो लेट्स सी. बाउंड्री पे जो पॉइंट्स हैं बेसिकली तमाम के तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस P से एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है. और अगर आपको याद हो, हम सर्कल भी ऐसे डिफाइन करते हैं. व्हाट इज अ सर्कल? दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज फिक्स नंबर, लेट्स से 1,
So let me write it down here. So what is a circle? A circle of radius 1 is set of all points whose distance from a fixed point, for example in this case origin, is fixed and is equal to 1. So ये जो बाउंड्री है, ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल टू 1 है, सो डिस्टेंस इक्वल टू 1. सो बाउंड्री पे इस केस में भी कौन से पॉइंट्स हैं जो जिनका डिस्टेंस P से एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है. सो वंस अगेन ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं P2 के जिनका डिस्टेंस P से इक्वल टू 1 है. इसके अलावा R2 में कोई और ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका P से डिस्टेंस इक्वल टू 1 हो. और इन जनरल एप्सिलॉन अगर आपने इस केस में 1 लिया हुआ, इन केस अगर आप एप्सिलॉन कोई और लेना तो इक्वल टू एप्सिलॉन ये डिस्टेंस है. एप्सिलॉन के डिस्टेंस P और किसी भी पॉइंट में अगर डिस्टेंस एप्सिलॉन है तो वो इस बाउंड्री के ऊपर होंगे पॉइंट्स. अब आ जाएं, व्हाट अबाउट द पॉइंट्स विच आर इनसाइड, जो आपके सर्कल के इनसाइड पॉइंट्स हैं, व्हाट अबाउट दोज पॉइंट्स. सो ये तमाम के तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस P से लेस देन 1 है. इक्वल टू 1 नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल टू 1 होते तो बाउंड्री पे होते. लेस देन 1 है. सो आई कैन राइट डाउन these points in the following way. This is set of all points. So let's say n epsilon is set of all points such that the distance of P and Q is less than epsilon. So in this case epsilon is equal to 1. आप epsilon कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते, तो पॉजिटिव नंबर लेंगे. ये तमाम के तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये तमाम के तमाम इस डिस्क के अंदर होंगे. ये डिस्क के अंदर वो तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस P से लेस देन एप्सिलॉन है. सो दिस फॉर्म्स एन ओपन बॉल, और इसको मैं ओपन बॉल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है. सो इट्स जस्ट लाइक दिस प्रैक्टिकल सिचुएशन कि जब आप फुटबॉल लें लेकिन फुटबॉल में बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है. सो अगर आप बाउंड्री को निकाल दें, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ओपन बॉल, मतलब बॉल नहीं है लेकिन हम उसके अंदर जो स्पेस है उसको कंसिडर कर रहे हैं. सिमिलरली आप 3 डायमेंशंस में भी इस केस को जनरलाइज कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 3 डायमेंशंस में एक बॉल गिवन है. Okay, so let's say this is x axis, this is y axis and this is z axis. इसका जो सेंटर है हमारे पास वो let's say पॉइंट P है और जो रेडियस है वो r है. और इस बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम लिख सकते हैं, बाउंड्री को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम. सो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम लिख सकते हैं Q such that distance of P and Q is less than r. सो हम ओपन बॉल या ओपन स्फीयर को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. सो डिस्टेंस फार्मूला इज यूजफुल इन डिफाइनिंग these open balls. So properly how we can write it down, if P is a point in R3 and epsilon is a positive real number, so once again emphasize है positive पे, इसको आप negative या zero भी नहीं ले सकते. Then epsilon neighborhood n underscore epsilon P of P in R3 is the set of all points Q in R3 such that the distance of P and Q is less than epsilon. So it is less than epsilon, it is not equal to epsilon. अगर ये equal to epsilon होता तो आप boundary include कर रहे होते, लेकिन आप boundary include नहीं कर रहे. So this is the definition of epsilon neighborhood. हमने epsilon neighborhood define कर दिया या हमने open ball define कर दिया with the center P and radius epsilon. अब हम इस definition को use कर सकते हैं to define open sets. What is an open set? अगर मैं कोई सा भी open set ले लूं, let's say मैं एक arbitrary shape ले लेता हूं, और इस arbitrary shape में basically boundary included नहीं है. So let me write it down again. इसमें boundary included नहीं है, so in other words मैं इसको dotted boundary के साथ लूंगा.
So this is an open set. And why this is an open set? Because अगर मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं इस पे, लेट्स से मैंने एक सेंटर में पॉइंट ले लिया, और इसको हम ओपन सेट कह रहे हैं क्योंकि मैं कोई सा भी पॉइंट लूं, उस पॉइंट के अराउंड में एक एप्सिलॉन नेबरहुड का, एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड में बना सकता हूं, सच दैट all of this neighborhood is contained in this set, let's say S. So there exists an epsilon such that the epsilon neighborhood with center Q and radius epsilon is contained in this set S. So इस केस में आप देख सकते हैं मैं इससे बड़ा भी ले सकता हूँ, but the requirement is there exists at least one. इससे बड़ा भी मैं ले सकता हूँ. So let's say ये epsilon prime है, एक बड़ा नेबरहुड है, ये भी एस में कंटेन्ड है. सो द रिक्वायरमेंट इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन. ये तो एक सेंटर में पॉइंट था. अब द क्वेश्चन इज इट ऑल्सो ट्रू कि मैं अगर बाउंड्री के नजदीक कोई पॉइंट ले लूं. अब रिमेंबर द बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, सो हम बाउंड्री से एज क्लोज एज पॉसिबल तो हो सकते हैं, लेकिन हम बाउंड्री के इक्वल नहीं होंगे क्योंकि बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट एस. बाउंड्री सेट एस में इंक्लूडेड नहीं है, सो हम बाउंड्री से एज क्लोज एज पॉसिबल हो सकते हैं. सो लेट्स से मैं यहां बहुत नजदीक एक पॉइंट ले लेता हूं. अब इज इट पॉसिबल टू फाइंड एन एप्सिलॉन नेबरहुड which is contained in this set S? And the answer to the question is yes. And why this is true? So let's magnify the situation. मैं इस सारी सिचुएशन को मैग्नीफाई करता हूं. मैंने एक मैग्नीफायर ले लिया और इस मैग्नीफायर से मैं इसको मैग्नीफाई करता हूं और इस सारी सिचुएशन को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा. सो इट बिकम्स समथिंग लाइक okay, and this is the point Q. जैसे मैं मैग्नीफाई करूंगा I will start seeing that there is a distance. So this is basically the magnification. So this is the circle of magnification जो कि हमने यहाँ पे लिया. So this is magnified. और अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है उसका और बाउंड्री के दरमियान एक डिस्टेंस नजर आना शुरू हो गया. इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल बिकॉज द बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, और हम बाउंड्री के बराबर नहीं होंगे, हम उससे एज क्लोज एज पॉसिबल होंगे. और जितने भी आप क्लोज हों, जब तक आप बाउंड्री के बराबर नहीं होंगे तो पॉइंट और बाउंड्री में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे. सो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ मैग्नीफाइंग. जैसे ही आप मैग्नीफाइंग करेंगे तो मैग्नीफाई करने के बाद आपको वो डिस्टेंस नजर आना शुरू हो जाएगा. सो इस केस में लेट्स से दिस पॉइंट इज आर, तो इस केस में आर और बाउंड्री के दरमियान आपको डिस्टेंस नजर आना शुरू हो गया. और देन यू कैन इजीली फाइंड एन एप्सिलॉन नेबरहुड विद सेंटर आर एंड radius, let's say epsilon double prime. So we can calculate this epsilon double prime and radius and center r and radius epsilon double prime, and this is contained in the boundary. Similarly, now the question is, अगर उन दोनों के दरमियान मैं एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूँ, is it possible? Once again this is possible क्योंकि मैं इसको once again मैग्नीफाई करूँगा. जैसे मैं इसको मैग्नीफाई करूँगा, क्योंकि बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है तो पॉइंट और बाउंड्री के दरमियान वंस अगेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, और मैग्नीफाई करने के बाद मुझे वो डिस्टेंस नजर आना शुरू हो जाएगा. एंड आई कैन टेक एन ओपन बॉल और एन एप्सिलॉन नेबरहुड विच इज कंटेन इन दिस सेट एस. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन ओपन सेट. और हम यूज कर सकते हैं, और जैसा कि हमने यूज किया इस केस में, एप्सिलॉन नेबरहुड की डेफिनेशन विच इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फार्मूला. सो इस डिस्टेंस फार्मूला पे डिपेंड करने वाली जो एप्सिलॉन नेबरहुड की डेफिनेशन थी, उसको अप्लाई करके हमने ओपन सेट्स को डिफाइन कर दिया है इन ए मोर प्रिसाइज वे और इन ए मोर प्रैक्टिकल वे. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एन ओपन सेट. सो प्रिसाइजली हम इसको कैसे लिखेंगे? ए सबसेट O of R3 is open if for every point of O it has some
epsilon neighborhood that is completely contained in O. So it is the same thing. This is an open set and this is open set because corresponding to every point there exists an epsilon neighborhood which is contained in the set S or set O. इस केस में हम set को O कह रहे हैं. So this definition of open set can be used on any Rn. हमने R3 में ये definition यूज की है, R2 में भी हमने देखी थी ये definition, लेकिन इसको मैं R4, R5, R6 up to so on generalize कर सकता हूँ up to Rn where n is any positive number. And we can also replace this d with some other distance function. Now this is basically a very interesting observation कि हमने एक वे से distance define किया है between any two points. This is just one way और जो कि shortest distance है और जो कि straight line है. Now there is this interesting fact that the shortest distance between 2 points may not be a straight line. And of course अगर हमने इर्द गिर्द ऑब्जर्व किया हो तो जो प्लैनेट अर्थ है उसमें लोकली या यूं समझ लें कि वो डिस्टेंस जो हमें नजर आ रहा है उसमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ए स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर हम बात करें इस्लामाबाद और लेट्स से लंदन में एक पॉइंट ले लें आप. इस्लामाबाद में आपने एक पॉइंट लिया, लेट्स से हम एक मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं फैसल मॉस्क की, वहां से हमने लंदन ब्रिज तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. लेट्स से इस बॉल को मैं प्लैनेट अर्थ से तशबीह दे दूं और यहां पे मेरे पास फैसल मॉस्क है, ओके, और यहां पे मेरे पास लंदन ब्रिज है. Okay, what is the distance between them? Now the distance between them is not the straight line. No, it is not straight line. It is this curved line. So the shortest distance between the two monuments is a curved line. So the shortest distance is not a straight line. So आपके पास जो shortest distance है वो straight line हो भी सकता है और बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं है. और इसी फैक्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है दैट वी कैन ऑल्सो रिप्लेस डी विथ सम अदर डिस्टेंस फंक्शन. अगर हम Rn में नहीं है, अगर हम स्ट्रेट स्पेस में नहीं है, अर्थ इज नॉट ए स्ट्रेट स्पेस, इट इज़ ए कर्व्ड स्पेस. सो इस कर्व्ड स्पेस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस हैं ये कर्व्ड लाइंस हैं. इसको हम जियोडेसिक्स कहते हैं, जिसको हम आगे इस कोर्स में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स हम इनको डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे. अभी तक हमने जो डॉट प्रोडक्ट किया वो हमने कोई से दो वेक्टर्स के लिए किया. कोई से भी दो वेक्टर्स या दो पॉइंट्स ले लें आप, और ये मैंने कहा था कि मैं अल्टरनेटिवली वेक्टर्स और पॉइंट्स को यूज करूंगा क्योंकि अगर मैं कोई से भी एक पॉइंट ले लूं, देयर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट और इसको मैं कहता हूं दिस इज द वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट. Similarly, अगर मैं point Q ले लूं, which is again a vector, or in other words, I have the position vector of this point Q in my mind. What is the dot product? The dot product of P and Q is basically P1 Q1 plus P2 Q2 plus P3 Q3. Okay. Now this is the case of R3. Now this is the case of R3. Now can we define this dot product onto tangent space? मेरे पास कोई सा भी पॉइंट है R3 में, और what is tangent space? It is basically set of all vectors with the initial point as point P. So let's say अगर हमारे पास कोई सा भी पॉइंट P है, उस पॉइंट पे जितने भी वेक्टर्स पॉसिबल वेक्टर्स हैं R3 में, उन तमाम का जो सेट है उसको हम tangent space to R3 at point P से डिनोट करते हैं. And we also know that this tangent space is basically isomorphic to R3.
और इस आइसोमॉर्फिज्म को हमने डिटेल में स्टडी किया था। एंड सो TP ऑफ R3 इज अ वेक्टर स्पेस, ओके, और इसमें वेक्टर्स हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी डिफाइन dot product on tangent space to R3 at this point P. This is the question. Now what are the vectors in this tangent space? Vectors कुछ इस फॉर्म के होंगे, v1 v2 v3 with initial point P, w which is equal to w1 w2 w3 with initial point P. Can we calculate the dot product? And the answer to the question is yes, we can calculate. हम dot product calculate करेंगे इनके vector parts का, या in other words v1 v2 v3 consider करें, w1 w2 w3 consider करें, और point P को आप ignore कर दें क्योंकि इनका जो resultant आपके पास एक number आएगा. So v1 w1 plus v2 w2 plus v3 w3. So that's how we define dot product on the tangent space. So R3 में हमने dot product define की, उसी से related हम define कर सकते हैं dot product on the tangent space to R3 on any point P. So for example, अगर मैं tangent space to R3 की बात करूं at point P and this point P is equal to let's say 1 1 1. So what are the vectors in this tangent space? Vectors कुछ इस फॉर्म के होंगे, 2 3 4 with initial point 1 1 1. एक और मैं वेक्टर ले लूं 2 4 6 कह दूं. So what is the dot product of VP WP? So we can say that this dot product is basically the dot product of 2 3 4 with 2 4 6, और इस P को आप इग्नोर कर रहे हैं. So what is the dot of these two points कह लें आप, और vectors, the position vector associated to this. So how to calculate this? 2 into 2 plus 3 into 4 plus 4 into 6. First coordinate को first coordinate से multiply करें 2 into 2. Second coordinate को second coordinate से multiply करें 3 into 4. Third coordinate को third coordinate से multiply करें 4 into 6. So what is the answer? 4 plus 12 plus 24. So the answer to the question is 16 plus 26, which is equal to 32. So on the same lines we can also define norm of any tangent vector. So मेरे पास tangent space है to R3 at any point, just like हमने norm define किया था on R3 का कोई सा भी हमने point लिया था P1 P2 P3, और हमने इसका norm कैसे define किया था, norm of P is equal to P1 square plus P2 square plus P3 square. अब कोई सा भी मैं वेक्टर ले लूं tangent space का, let's say मैं R1 R2 R3 ले लूं with initial point P. How to calculate the norm of this vector? So to calculate the norm of this vector we proceed as follows. So the norm of VP or RP हमने लिया था, VP is basically the norm of the vector part of V. So for example अगर मेरे पास VP given है 1 3 7 और जो point P है वो 1 1 1 है, and this is basically an element of the tangent space to R3 at point 1 1 1. What is the norm of VP? This is just the norm of the vector part of this tangent vector. So what is the norm of V? This is 1 square plus 3 square plus 7 square, which is equal to 1 plus 9 plus 49, which is equal to 59. So that's how we calculate norm of any vector of the tangent space. Now we have come to
an alternate definition of the dot product. Alternate definition क्या है जी हमारे पास dot product की? अगर v और w कोई से भी vectors हैं, then v dot w is a number, and the mod of v dot w is less than or equal to norm of v into norm of w. So this is called Schwarz inequality. इस Schwarz inequality से हम देख सकते हैं एक और alternate definition of the dot product. So we can define the dot product to be norm of v, norm of w into cosine of theta. Or why we can do that? Because cosine of theta norm or mod is less than or equal to 1. The absolute value of cosine theta is less than or equal to 1. So from here we can define the norm of v, norm of w, and multiply it with cosine theta. This will give you the answer v dot w. So we can use this property, for example, to calculate the angle between the two vectors. और इन दोनों alternate definitions को आप use कर सकते हैं to calculate the angle or to calculate many quantities involved. So these two definitions आपस में मिल के बहुत ज़्यादा calculative tool बन जाते हैं और आपके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं. सो v डॉट डब्ल्यू आप इस वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और v डॉट डब्ल्यू आपने एक और वे से भी कैलकुलेट करना देखा हुआ. सो दिस इज v1 w1 प्लस v2 w2 प्लस v3 w3. सो यूजिंग दीज टू डेफिनेशन वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट मैनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सा भी वेक्टर है, लेट्स से v इज इक्वल टू 1 -1 0 and w is equal to, let's say, 2 3 7, then v dot w I can calculate. What is v dot w? 1 into 2 plus -1 into 3 plus 0 into 7, which is equal to -1. What is norm of v? Norm of v is 1 square plus -1 square plus 0. This is just equal to 1 plus 1 is equal to square root 2. Similarly, what is norm of w? Norm of w is equal to 2 square plus 3 square plus 7 square. So this is 4 plus 9 plus 49. So this is just equal to 62 square root. So ये मेरे पास इस फार्मूले की तरफ अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई, मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई, मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई. So the only quantity which is unknown is this cosine theta. So this is unknown in this example. So how to calculate this quantity? We just put all of these values in this formula and use this expression that cosine theta is equal to v dot w divided by norm of v, norm of w, which is equal to v dot w is -1 divided by norm of v is square root 2, norm of w is square root 62. So ये हमारे पास एक नंबर आ गया. इसका अगर आप कोसाइन इनवर्स ले लें इस नंबर का इन कैलकुलेटर तो आपके पास एंगल थीटा आ जाएगा जो कि बिटवीन v एंड w आपके पास एंगल है. सो वी कैन फाइंड दिस एंगल knowing the coordinates of v and w. So using these two definitions alternatively will give you important information about the geometry of the two vectors. So using dot product we can calculate that two vectors are orthogonal if v dot w is equal to 0. And why this is possible? Let's say मैं एक वेक्टर v ले लूँ और कोई सा भी एक वेक्टर w ले लूँ. If v dot w is 0 then this implies according to the definition जो हमने अभी की, this is equal to norm of v, norm of w, cosine theta is equal to 0. Now norm of v can't be equal to 0 because हमने v और w non-zero vectors लिए हैं. These are not equal to 0 0 0 vector or the origin. So this implies only cosine theta could be equal to 0 and this implies theta is equal to pi by 2. So the angle between v and w is 90 degrees. So next definition is a vector of length 1 is called a unit vector. So कोई सा भी मैं वेक्टर ले लूँ अगर उसकी लेंथ
1 के बराबर है. एंड हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ is basically the norm of the vector. So I can calculate the norm of this vector to be 1 square plus 0 square plus 0 square. So this is equal to 1. Similarly, I can consider another vector 1 over square root 3, 1 over square root 3, 1 over square root 3. So what is the norm of V in this case? Norm of V in this case is basically square root 1 over square root 3 square plus 1 over square root 3 square plus 1 over square root 3 square, which is just equal to 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square root, which is equal to 3 by 3 square root, which is equal to 1 square root, which is equal to 1. So the norm of this vector is 1, so it is a unit vector. नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं आज के लेक्चर के. A set E1, E2, E3 of 3 mutually orthogonal unit vectors tangent to R3 at point P is called a frame at the point P. लेक्चर के शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट P पे मैं जो सिस्टम हम IJK डिफाइन करते हैं, मैं किसी भी पॉइंट P पे वो सिस्टम डिफाइन कर सकता हूँ और उस सिस्टम को मैं E1, E2, E3 का नाम दे रहा हूँ और दे आर एलिमेंट्स of the tangent space at that point P. So these are vectors tangent to R3 at point P. So basically E1, E2, E3 belong to the tangent space to R3 at point P. So in other words, किसी भी point P पे इन तीनों का जो initial point है वो point P है और they are mutually orthogonal. So कोई से भी मैं दो वेक्टर ले लूँ, E1, E2 ले लूँ, उन दोनों के दरमियान एंगल 90 है. E1, E3 ले लूँ, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है. E2, E3 ले लूँ, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है. सो कोई से भी मैं दो वेक्टर्स ले लूँ, इन तमाम दोनों के दरमियान एंगल 90 है. एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं. सो लेट्स से मैं किसी भी पॉइंट P पे U1 ऑफ P ले लेता हूँ. दिस इज U1 इज बेसिकली नेचुरल फ्रेम फील्ड और उसका मैं उस पॉइंट P पे इमेज ले रहा हूँ. सो हमें पता है दिस इज इक्वल टू 1 0 0 एट पॉइंट P. सिमिलरली U2 ऑफ P 0 1 0, U3 ऑफ P इज इक्वल टू 0 0 1. तीन वेक्टर्स गिवन है और ये तमाम के तमाम किसके एलिमेंट्स हैं? tangent space to R3 at point P. So these are elements of the tangent space to R3 at point P. इसमें देखते हैं कि ये तीन कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं. A set E1, E2, E3 of 3 mutually orthogonal unit vectors tangent to R3 at point P. सबसे पहली कंडीशन म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. तो हम देखते हैं कि व्हाट इज U1 P डॉट U2 P. हमने कहा था कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं इफ द डॉट प्रोडक्ट इज 0. सो U1 P U2 P का आपने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ 0, सेकंड के साथ प्लस 0, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके इन तमाम को ऐड कर दें, आपके पास 0 आ जाएगा. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ U1 and U3 and we will get 0. And we can also see that the dot product of U2P with U3 of P is 0. So these are mutually orthogonal. And are these unit vectors? The second condition. So yes, they are unit vectors because the norm of U1 of P हम easily calculate कर सकते हैं. This is just 1 square plus 0 square plus 0 square is equal to 1. Similarly, we can see that norm of U2 of P and norm of U3 of P, they are also 1. So second condition भी आपके पास satisfied है. Third condition क्या है? These are vectors tangent to R3 at point P. Yes, by definition of the natural frame field, these are elements of the tangent space to R3 at point P.
So after these three conditions are satisfied, we can say that the set U1 of P, U2 of P and U3 of P is basically frame at the point P. So we can say that set of three vectors E1, E2, E3 in tangent space of R3 is a frame if the vectors satisfy the following properties. So mutually orthogonal को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, E1 dot E2 is equal to E1 dot E3 is equal to E2 dot E3 is equal to 0. अब हम ये भी कह सकते हैं कि E2 dot E1 is equal to E3 dot E1 is equal to E3 dot E2. ये भी 0 होने चाहिए क्योंकि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, कोई से भी मैं दो वेक्टर्स लूँ उन दोनों का डॉट 0 होना चाहिए. लेकिन ये आपके पास जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है, इट इज़ द सेम एज द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. So E1 dot E2 is the same as E2 dot E1. Similarly, ये जो एक्सप्रेशन था यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए, ये E1, E2, E3 दे मस्ट बी यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? नॉर्म ऑफ E1 शुड बी इक्वल टू 1. और हमने ये देखा था कि E1 डॉट E1 इज बेसिकली नॉर्म ऑफ E1 स्क्वायर. सो अगर मेरे पास E1 का नॉर्म 1 है तो E1 डॉट E1 भी 1 आएगा एंड वाइस वर्सा. सो वी कैन राइट डाउन that E1, E2, E3 are unit vectors in this way. Okay, so what will happen? We can say that a set E1, E2, E3 is a frame at point P if these properties are satisfied and of course they are elements of the tangent space. So इन equations में हमने लिख दिया. Now आप लोग ये सोच सकते हैं कि एक सिंपल सी डेफिनेशन गिवन थी, हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों लिख लिया. इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, लेकिन हमने इसको पहले एक्सपेंड किया और हम अब नेक्स्ट में एक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन. सो क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन आप यूज़ करके इन इक्वेशंस को इंतहाई कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. सो व्हाट इज क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन? दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j and this is equal to 1 when I is equal to j. So in other words, what is delta 1 1? Delta 1 1 is just equal to 1. What is delta 1 2? Delta 1 2 is equal to 0 because 1 is not equal to 2. What is delta 1 3? Delta 1 3 is equal to 0 because 1 is not equal to 3. What is delta 1 2? Sorry, what is delta 2 3? This is just equal to 0 because 2 is not equal to 3. What is delta 2 2? This is equal to 1. And what is delta 3 3? This is equal to 1. अगर आप कंपेयर करें इन इंडिसेस को और इन एक्सप्रेशंस को तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा. E1 2 इक्वल नहीं है तो 0 आ रहा है, 1 3 इक्वल नहीं है तो 0 आ रहा है, 2 3 इक्वल नहीं है तो 0 आ रहा है, 1 और 1 इक्वल है तो 1 आ रहा है आपके पास, 2 और 2 इक्वल है 1 आ रहा है, और 3 और 3 इक्वल है और 1 आ रहा है आपके पास. और यही पैटर्न आपको यहाँ नजर आएगा दैट डेल्टा 1 1 इज 1, डेल्टा 2 2 इज 1, डेल्टा 3 3 इज 1, डेल्टा 1 2 इज 0, डेल्टा 1 3 इज 0, डेल्टा 2 3 इज 0. सो इन तमाम एक्सप्रेशंस को आप कॉम्पैक्टिफाई फॉर्म में लिख सकते हैं. द सेट ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स E1 E2 E3 to R3 at P is a frame at P if and only if EI dot EJ is equal to delta IJ. So for example, what is E1 dot E1? This is equal to delta, इसमें I की जगह पे आप I पुट कर देंगे और J की जगह पे J. So 1 1, this is equal to 1 by definition of chronicle delta function. Similarly, what is E1 dot E2? I is equal to 1, J is equal to 2, this is equal to 0. So this is the compactified form
ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फ्रेम एट पॉइंट P. ये टेंजेंट वेक्टर्स हैं टू R3 एट पॉइंट P और बेसिकली ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इन रिलेशंस को जो कि हम कंपैक्टिफाइड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं. एग्जाम्पल हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले E1 1/3 1/3 1/3, E2 ले लें हम 1/6 1/6 and -2/6 स्क्वायर रूट इनफैक्ट. E3 ले लें आप 1/√2 -1/√2 0. सो ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये बेसिकली आपके पास फ्रेम एट ए पॉइंट P बना रहे हैं. ये P कोई सा भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑफ R3. सो दीज आर टेंजेंट वेक्टर्स टू R3 एट पॉइंट P. अब आपने ये देखना है कि तमाम कंडीशंस जो हमने लास्ट स्लाइड में की थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं. इन अदर वर्ड्स EI डॉट EJ इज इक्वल टू डेल्टा IJ और नॉट. So we can see that E1 dot E1 is equal to 1/√3 square plus 1/3 square root 3 square plus 1/√3 square. This is equal to 1/3 plus 1/3 plus 1/3 which is equal to 3/3 which is equal to 1. Similarly we can see that E2 dot E2 is 1 and E3 dot E3 is 1. Also we can say that E1 dot E2 is equal to 1/√3 multiplied by 1/√6 plus 1/√3 multiplied by 1/√6 plus 1/√3 plus okay. So first coordinate of E1 into first coordinate of E2, second coordinate of E1, second coordinate of E2, third coordinate of E1, third coordinate of E2. आपस में मल्टीप्लाई ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 0 आ रहा है. Similarly we can see that E1 dot E2 E3 is 0, E2 dot E3 is 0, and so we can say that E1, E2, E3 form a frame at point P. Next हमारे पास क्वेश्चन है, what are the important uses of this frame at a point P? किसी भी पॉइंट P पे हमने ये फ्रेम डिफाइन किया है, तो इसका यूज क्या है? ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने IJ के यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस. ये बिल्कुल ऐसा ही है. सो what is the use of that 3 unit vectors in the direction of x axis, y axis and z axis? So what is the use of that? I, j, k मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर्स हैं in the direction of x axis, y axis and z axis. कोई सा भी मैं एक पॉइंट ले लूं 2, 3, 4. Basically there is a position vector associated to that point P. What is that position vector? OP. And I can also write down that position vector as 2i plus 3j plus 4k. Okay. So मैंने OP एक वेक्टर लिया. Now what is 2i? I is a vector which is unit vector in the direction of x axis. 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेसिकली मैं एक ऐसा वेक्टर ले रहा हूँ जिसकी जो लेंथ है वो I से 2. So this is this vector 2i. What is 3j? 3j is a vector along y axis जिसकी लेंथ j से 3 गुना है. So this is 3j जिसकी डायरेक्शन तो j है लेकिन उसकी लेंथ j से 3 गुना ज़्यादा. 4k. So similarly मैं इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस एक ऐसा पॉइंट ले रहा हूँ जिसकी लेंथ k से 4 टाइम्स है और उसकी डायरेक्शन इज द सेम एज k.
इन तीन वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास ये वेक्टर OP आएगा. So this is the use of these unit vectors in the direction of I, J and K. कि मैं इनको यूज कर सकता हूं to basically resolve this point P or the position vector related to point P into these three vectors. So the same is the case with this frame. और ये जो फ्रेम है ये किसी भी पॉइंट P पे इसका बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा जैसे ये I, J और K का है. सो फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखें, आपके पास कोई सा पॉइंट P है, E1 यूनिट वेक्टर है, हमने देखा था बाय डेफिनेशन E1 इज अ यूनिट वेक्टर, E2 इज अ यूनिट वेक्टर, E3 इज अ यूनिट वेक्टर. सो हम अगर कोई सा भी पॉइंट P ले लें, सो दे विल बी ए स्केलर V डॉट E1. सो ये क्यों होता है, ये इसका हम प्रूव करेंगे. ये स्केलर हमारे पास आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं E1 के साथ, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने 2 स्केलर को I के साथ मल्टीप्लाई किया था. सिमिलरली इन द डायरेक्शन ऑफ E2 एक स्केलर V डॉट E2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं E2 के साथ. और सिमिलरली इन द डायरेक्शन ऑफ E3 मेरे पास एक स्केलर है जो कि इस केस में 4 था, लेकिन इन जनरल V डॉट E3 होगा. ये हम देखते हैं कि कोई से भी वेक्टर V के लिए ये स्केलर V डॉट E3 क्यों आएगा. इसको E3 से मल्टीप्लाई करें, 3 वेक्टर्स आ गए. ये बेसिकली आपने रिजॉल्व कर दिया इस वेक्टर V को इनटू 3 वेक्टर्स. इन अदर वर्ड्स अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास वेक्टर V आ जाएगा. सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स इज V, एंड इफ वी रिजॉल्व दिस वेक्टर V into these components into the vectors which are parallel to E1, E2, E3, then we get these 3 vectors. So ये जो वेक्टर है it is parallel to E1, ये जो वेक्टर है it is parallel to E2, and this vector is parallel to E3. Okay, so let's say मेरे पास एक वेक्टर है 2, 3, 7 और ये किसी भी पॉइंट P पे है and it belongs to the tangent vector at point P. अब इस वेक्टर V को मैं लिखना चाह रहा हूं as a linear combination of E1, E2, E3. और E1, E2, E3 हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में किया था that they form frame at point P. और E1, E2, E3 क्या थे, ये मैं अभी लिख रहा हूं. These are elements of the tangent space at point and they are given by these coordinates. Okay, so how to write down this vector V as a linear combination of E1, E2 and E3? Is it possible to find this A, this B and this C? And this theorem says that yes, it is possible and we can do it. And this number A is basically V dot E1, this number B is basically V dot E2, and this number C is basically V dot E3. So if we find these elements, so what is V? 2, 3, 7. What is E1? 1 over square root 3, 1 over square root 3, 1 over square root 3. So we can find V dot E1. So this is equal to 2 over square root 3 plus 3 over square root 3 plus 7 over square root 3. So this is equal to 12 over square root 3. So similarly हमारे पास E2 क्या है? This is equal to 1 over square root 6, 1 over square root 6 minus 2 over square root 6. So what is V dot E2? V dot E2 is equal to 2 over square root 6 plus 3 over square root 6 minus 14 over square root 6. So this is just equal to minus 9 over square root 6. Similarly, what is V dot E3? E3 हमारे पास है 1 over square root 2 minus 1 over square root 2 and 0. So this is just equal to 2 over square root 2 minus 3 over square root 2.
So this is just equal to minus 1 over square root 2. So we can write down V as a linear combination, and the values of A, B, C are given as here. Minus 9 over square root 6 E2 plus minus 1 over square root 2 E3. So we can write down this element V of the vector space Tp of R3 as a linear combination of E1, E2 and E3. So this is a very powerful result where you can use this result to write down V as a linear combination of the elements of the frame at that point P. And this is really important, and this saves a lot of time. So instead of solving many linear equations, you can just use this theorem to find these numbers A, B and C. So let's do the proof of this thing. So let's first prove that E1, E2, E3 are linearly independent. So when a vector is linearly independent, if I take any linear combination of E1, E2, E3, and if I put it equal to 0, and if this implies A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to 0, then the vectors are linearly independent. So let's see if this is possible in this case to prove that A1, A2, A3 are 0 or not. So we have assumed that, so let this is equal to 0, and we need to show that A1, A2, A3 are 0. So let's take the dot product of both sides with A1, E1, A2, E2 plus A3, E3. So we are taking the dot product of both sides with E1. So the right hand side is 0 already. So this is equal to A1, E1 dot E1 plus A2, E1 dot E2 plus A3, E1 dot E3 equal to 0. So this is 0, we have seen that. So we get A1, E1 dot E1 is 1, so this implies A1 is 0. So similarly we can prove that A2 is 0 by taking the dot with E2, and A3 is 0 by taking the dot with E3. So E1, E2, E3 are linearly independent. Okay, what is the next step of the proof? We have seen that Tp of R3 is basically isomorphic to R3, and R3 is vector space of dimension 3. In other words, any 3 linearly independent vectors span R3. So is the case with Tp of R3. So any 3 linearly independent vectors span Tp of R3. Okay, and span means every element of Tp of R3 can be written as a linear combination of those 3 vectors, and we have seen that E1, E2, E3 are linearly independent. So E1, E2, E3 span tangent space at point P to R3. So if we take a vector to this tangent space, then we can write down this vector as a linear combination of E1, E2 and E3. Okay, now we need to find out these values of A1, A2 and A3. Okay, now consider, take dot product with E1. So what is P VP dot E1? This is equal to A1 E1 plus A2 E2 plus A3 E3 dot with E1. So this is just equal to A1 E1 dot E1 plus A2 E2 dot E1 plus A3 E3 dot E1. So this goes to 0, this goes to 0, and this goes to 1. So this is just equal to A1. So this implies A1 is equal to V dot E1, और if it is understood कि हमारे पास जो point है या जो vector है वो tangent space to R3 at point P है, तो हम इस P को ignore कर सकते हैं. So similarly,
ये मैं एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ. So similarly we can write down by taking the dot with E2, we can say that A1 is V dot E2 and A3 is VD dot E3. So we have proved that any vector to the tangent space is basically a linear combination of the elements of the frame, and the coefficients can be calculated using this theorem. So this is the last thing of our lecture. If we have a frame and at any point P, and if we have two vectors of the tangent space, then we have seen that we can write down the element V as a linear combination of E1, E2, E3. Similarly, we can write down W as a linear combination of E1, E2, E3. So for example, in this case, this is A1, E1 plus A2, E2 plus A3, E3. And in this case, this is just equal to B1, E1, B2, E2 plus B3, E3. So what is V dot W? We can say that this is equal to A1, E1 plus A2, E2 plus A3, E3 dot with B1, E1 plus B2, E2 plus B3, E3. So this is equal to, by distributive properties of dot, this will be equal to E1 dot E1 plus A1 B1 E1 dot E2 up to so on. हमारे पास कुछ properties apply होंगी, same properties, distributive properties, and this will be equal to A2 B2 E2 dot E2 plus some other terms, including the term A3 B3 E3 dot E3. Using the definition of frame, this will go to 0, this will go to 1, this will go to 1, and this will go to 1, and rest of the terms will go to 0. So we get A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. So the dot product of V and W depends on this frame. अगर आप कोई और frame लेंगे, आपके पास ये जो coefficients हैं A1, A2, A3 ये different आएंगे, और आपके पास dot product different आएगा. So this frame basically will give you a different answer to the dot अगर आप इस frame को change कर दें. So this is the end of the lecture. So what we have learned today, so we have learned that what is dot product and how to use this dot product to understand the angle between the two vectors and to understand their geometry, and then we defined frames, which are basically a kind of another version of IJK at some other point. And next time we will continue this dot product, and we will discuss some other properties of dot product, and we will discuss another kind of product of vectors called the cross product. And this is the end of the lecture. Thank you very much.